प्रीपोजिशन के क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने क्लास 2 में डिस्कशन किया था, हमने फ्रॉम से जुड़ा हुआ फ्रॉम का रूल नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ऐसे वर्ड पढ़े जिनके साथ हम जनरली फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज इससे आगे लेके मैं आपको चलता हूँ। ठीक है, और क्लास को जितने भी आपके डाउट आएंगे और क्लास को पहले से प्रीमियम करने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो मैक्सिमम चीजें मैं आपके साथ कवर कर पाऊँ। ठीक है, कम टाइम में हम ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर पाए, सो मैंने ये ज्यादा ठीक समझा। इस बीच जहां पे भी आपका डाउट होता है, आप वहीं पे मुझसे पूछिए। इसके अलावा मैं फिर से जब भी नेक्स्ट सेशन में जब लाइव आता हूं, उस टाइम भी आप प्रीवियस क्लासेस के जो डाउट है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 के लिए बात करते हैं। रूल नंबर 1 पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं। जब एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान, तो देखिए सबसे पहली बात तो व्यक्ति की बात चल रही है, देन वस्तु की बात चल रही है और देन स्थान की बात चल रही है। तीनों ही मूवमेंट में यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अलग हो रहा है, कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, कोई स्थान एक स्थान दूसरे स्थान से अलग हो रहा है, तो तीनों ही मूवमेंट में जब अलग होने की बात हो, एक दूसरे से अलग होने की जब भी बात हो, तो अलग होने के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ में बड़े आसानी से आ गई होगी। जब भी सर अलग होने की बात हो, अलग होने के सेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। हम अलग होने के अर्थ में ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। अब ये कौन सा ऑफ है? ओ डबल एफ ऑफ है। जब भी अलग होने की बात हो तो इसके लिए ऑफ, जैसे सी ऑफ आपने सुना होगा, सी ऑफ। ठीक है, अब वहां पे जो ऑफ आएगा ये सिंगल ऑफ, एफ वाला नहीं है, ये डबल एफ वाला है, सी ऑफ। दैट मीन्स अलविदा कहने के सेंस में। तो वहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो रहा है, तो उस मोमेंट में आप इस ऑफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारा अभी जो पॉइंट आउट चल रहा है, जिस रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं, वो है फ्रॉम। जब भी अलग होने की बात हो तो हम यूज करते हैं किसका? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आगे चलते हैं, इसी से जुड़े एग्जाम्पल समझते हैं। एन 80-year-old वुमेन वाज थ्रोन आउट फ्रॉम और ऑफ ए मूविंग ट्रेन। ठीक है, अब एक वुमेन जो है वो एक ट्रेन से क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो जैसे ही अलग होने की बात हो, जैसे ही अलग होने की बात हो, उस मोमेंट में जब भी अलग होने की बात होगी, हम किसका यूज करेंगे? या तो फ्रॉम का यूज करेंगे, या तो फ्रॉम का यूज करेंगे, और या फिर हम यूज करते हैं ऑफ का। या फिर यूज किसका करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए, सम मैंगोज फेल फ्रॉम ऑफ द ट्री व्हेन द विंड ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे बात चल रही है मैंगो के ट्री से अलग होने की। ठीक है, जैसे ही हल्के हवा चलेगी, ठीक है, जो विंड है वो पास होगी या ब्लू होगी, उस मोमेंट में जो मैंगो है वो ट्री से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं, चाहे प्लेस की बात हो, व्यक्ति की बात हो, वस्तु की बात हो, तीनों ही मोमेंट में जब अलग होने की बात हो तो हम यूज करते हैं फ्रॉम का, या फिर यूज करते हैं अपन ऑफ का। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बेसिक सी बात है, जो हमें ध्यान में रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और फ्रॉम के बाद अगला जो प्रीपोजिशन है वो डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपने पास बिटवीन। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपने पास बिटवीन। इससे पहले 3 अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? तो इससे पहले अपन ऑफ डिस्कस कर चुके हैं, ऑफ के सारे यूजेस डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में हम इनटू पढ़ चुके हैं, उसके बाद इनटू पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा है फ्रॉम, उसके बाद हमने पढ़ा है फ्रॉम। ठीक है, ये वर्ड, ये प्रीपोजिशन अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो इससे मैं आगे लेके चलता हूं आपको। ये तीनों जब हमने डिस्कस कर लिए, तो इससे आगे लेके चलता हूं मैं आपको। और अब बात करते हैं अपन बिटवीन के लिए। कब हम बिटवीन का यूज करेंगे? बेटा मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से चीजों को सीखना है, अच्छे से समझना है, जहां पे डाउट आए मुझसे पूछना है। ठीक है, बड़े स्लो जो स्पीड है उसके साथ में पढ़ा रहा हूं, तो आई थॉट आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी डाउट रहता है तो आपको पूछना है, और अभी के अभी पूछना है। ठीक है, अभी के अभी पूछना है, जो भी कंफ्यूजन आपके होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए बिटवीन का यूज,
अब भाई अगर बिटवीन की बात करूं तो मैक्सिमम बच्चों के माइंड में आ चुका है कि सर बिटवीन का मतलब है टू को डिनोट करना। अच्छा, एक बात जिन बच्चों ने मेरे साथ कंजंक्शन पढ़ा है उनको एक बात याद आ रही है कि बिटवीन के साथ हम यूज करते हैं किसका, एंड का। ठीक है, बिटवीन के साथ पेयर किसका बनता है, एंड का पेयर बनता है। ठीक है, एंड का पेयर बनता है। अगर पेयर बनेगा तो एंड का बनेगा। अच्छा, ये कितनों के बारे में बात करेगा तो ये टू को डिनोट करता है। कितने को डिनोट करता है तो टू को डिनोट करेगा। ठीक है, बिटवीन का यूज हम के बीच के अर्थ में करते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में विद्यमान हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर इसके साथ यदि पेयर वर्ड की बात हो तो बिटवीन के साथ आप पेयर बनाते किसका, एंड का। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन द टू बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे टू को डिनोट करने की बात है, इसीलिए अपन ने क्या किया, बिटवीन किया। मोर देन टू होता तो क्या कर लेते, अमंग कर लेते। अगर मोर देन टू होता, टू की जगह थ्री बॉयज लिखा होता तो हम इस बिटवीन के प्लेस पे क्या कर देते, अमंग कर देते। ठीक है, तो जब टू की बात होगी तो क्या करना है, बिटवीन। जब मोर देन टू की बात होगी तो क्या करना है, अमंग करना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देयर इज ए क्वेरल ब्लैंक द टू गर्ल्स। फिर से टू की बात है, और जब भी टू की बात हो हमें क्या करना है, बिटवीन करना है। जब भी टू की बात हो हमें क्या करना है, बिटवीन करना है। ये बात ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ जो पेयर बनता है वो किसका बनता है, एंड का बनता है। बिटवीन के साथ जो पेयर बनता है वो किसका बनता है, एंड का बनता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हम बिटवीन के बाद एंड का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है। और हम इनके स्थान पर फ्रॉम टू का यूज भी कर सकते हैं। किसके स्थान पर, ये समझिए आप। मैंने कहा बिटवीन के साथ जो पेयर बनेगा, वो किसका बनेगा, एंड का बनेगा। और इस पेयर के बिहाफ पर हम इस पेयर के प्लेस पर दूसरा पेयर यूज कर सकते हैं। कौन सा, आप बिटवीन की जगह तो क्या कर दोगे, फ्रॉम कर दोगे। बिटवीन के प्लेस पर तो आप फ्रॉम कर दोगे, और एंड के प्लेस पे आप क्या कर दोगे, टू कर दोगे। तो अगर बिटवीन एंड के पेयर पे अगर कुछ रिप्लेस करना हो तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किस पेयर से, फ्रॉम टू के पेयर से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बिटवीन के बाद टू देकर तथा फ्रॉम के बाद एंड देकर के प्रॉब्लम दी जाती है। तो अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया है कि बिटवीन के साथ एंड करना है और फ्रॉम के साथ क्या करना है, टू करना है। और फिर मैं कह रहा हूं बेटा, जहां पे भी कंफ्यूजन हो आपको पूछना है, सर यहाँ ये कैसे हुआ। मैं सारे के सारे कमेंट्स आपके चेक कर रहा हूँ, हर एक कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं राइट नाउ आपके रिप्लाई करूंगा, इसलिए आपको जो भी कंफ्यूजन होता है वो पूछना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह से क्लास लेने का सबसे बड़ा रीजन मैक्सिमम कंटेंट मिनिमम टाइम में हम पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि जो मेरे बहुत सारे माइंड में थॉट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बने हुए हैं कि मुझे बच्चों का सिलेबस करवाना है, उनको वोकेब करवाना है, उनको प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन उनके साथ डिस्कस करने हैं, उनके पेपर उनको सॉल्व करवाने हैं, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश ये कर रहा हूँ कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डेटा आपके सामने डिलीवर करूँ। ठीक है, ओके। सो एग्जाम्पल देखते हैं अपन इससे जुड़े हुए। पहला एग्जाम्पल देखिए, प्लीज कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 4 PM to 5 PM ऑन दीज गिवन नंबर्स। आपने देखा सर बिटवीन के साथ पेड जो बनेगा वो किसका बनेगा, एंड का बनेगा। तो इस टू को हटाएंगे और टू के प्लेस पे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, इस टू के प्लेस पे क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। बड़ा ही सिंपल है। ऊपर अपन इसकी एक छोटी सी समरी बना चुके हैं कि बिटवीन के साथ एंड आएगा और फ्रॉम के साथ क्या आएगा, टू आएगा। जहां पे बिटवीन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो दो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बड़े अच्छे से समझना है। बार बार कह रहा हूं, जहां कंफ्यूजन हो बेटा वहां पे आपको कमेंट करना है। मैं आपके कंफ्यूजन के आंसर दूंगा, और मुझे लगेगा कि ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके जो चैप्टर से हटके है या बहुत ज्यादा बड़ा है तो बिल्कुल मैं उसको अलग से डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, आपके कंफ्यूजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बिल्कुल आपको पोस्ट करना है। या तो टू की जगह एंड लगा दीजिए, या बिटवीन की जगह क्या कर दीजिए, फ्रॉम कर दीजिए। क्योंकि दो तरीके से आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, जब इस तरह के प्रश्न आए तो बिटवीन अगर लिखा हुआ है तो आगे आप क्या करें, एंड करें। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न आए। ओके,
ओके, फिर आगे चलते हैं। देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। आप देखिए बिटवीन शब्द आया, बिटवीन के बाद ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव। अगर एंड से पहले ऑब्जेक्टिव तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव। ये चीजें आप मेरे साथ पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बिटवीन के साथ आपने पेयर बनाया, किसका पेयर बनाया? एंड का पेयर बनाया। तो बड़ा सिंपल हुआ ये, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM एंड 6 PM, तो फिर से वही बात है, बिटवीन के साथ आप एंड का यूज कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं आप चाहे तो यहाँ पे फ्रॉम और टू का यूज भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर अगले एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट अस फ्रॉम 8 AM टू 6 PM। तो देखिए जैसे अपन ने बिटवीन के साथ एंड यूज किया, बिल्कुल वैसे ही फ्रॉम के साथ अपन टू भी यूज कर सकते हैं, उसी के प्लेस पे जहां अपन ने बिटवीन के साथ एंड यूज किया है। इसका अर्थ ये हुआ दोनों सिमिलरली फॉलो करते हैं एक दूसरे को। बिटवीन के साथ एंड जहां यूज करते हैं वहां पे आप फ्रॉम के साथ टू यूज करते हैं, दोनों पेयर में यूज होंगे। जब भी आप इनका यूज करेंगे पेयर में यूज होंगे। यदि बिटवीन के साथ टू दिया हुआ है तो गलत है, यहाँ फ्रॉम के साथ एंड दिया हुआ है तो भी क्या होगा? गलत होगा। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। निम्नांकित के बाद बिटवीन का यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ आप फिक्स यूज करते हैं किसका? बिटवीन का। जैसे एनालॉजी बिटवीन टू थिंग्स, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, एफिनिटी बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सिर्फ लास्ट के 3 याद रख लीजिए। आप लास्ट के 3 याद रख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन, एफिनिटी बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन। अब आप कहेंगे सर आप लास्ट के 3 ही क्यों बोल रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं भाई यहाँ पे तो टू लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे तो टू लिखा हुआ आएगा, तो आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है, बिटवीन करना है। लेकिन ये जो शब्द है ये आपको याद रखने, डिस्टिंग्विश बिटवीन, एफिनिटी बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस के साथ बड़े अच्छे से अपन पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आए। डिफरेंस के साथ क्या होगा, इन डिफरेंस के साथ क्या होगा, डिफरेंट के साथ क्या होगा, ठीक है। ओके, सो आगे चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए अपन बात करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में डिफरेंस के साथ अमंग देकर के प्रॉब्लम दी जाती है, जबकि हमें पता है कि डिफरेंस के साथ क्या आना है? बिटवीन आना है। तो ये समझना आपको। प्लीज टेल मी व्हाट द चीफ डिफरेंस अमंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस के साथ अमंग नहीं सर, किसका यूज होगा? बिटवीन का यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो बिटवीन का यूज हम दो के लिए करते हैं, परंतु यदि आपसी संधि जैसे ट्रेटी या कन्वेनिएंट यानी कि समझौता, एग्रीमेंट यानी कि समझौता, आर्मिस्टिस यानी शांति समझौता, मैं अगर दूसरी तरफ से इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने पेश करूं, तो मैं एक तरीके से तो ये कह रहा हूं कि आप इन सारे शब्दों को ध्यान में रखें, एलियंस, कॉपरेशन आदि की बात हो। और मैं दूसरी तरह से ये कह रहा हूं कहीं पे भी यदि मान लीजिए इस तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, ब्लैंक आ रहा हो, उसके बाद फर्स्ट कंटेंट का नेम है, उसके बाद कोमा है, फिर सेकंड कंटेंट का नेम है, उसके बाद कोमा है, फिर थर्ड कंटेंट का नेम है, और उसके बाद लिखा हुआ एंड, और उसके बाद लिखा हुआ है फोर्थ कंटेंट, ठीक है। अब ये कंडीशन इस तरह से भी फॉलो हो सकता है, फर्स्ट सेकंड उसके बाद एंड फिर थर्ड, इस तरह से अपन इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी बन रहा है तो आप नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आगे आप एंड लिख रहे हो। अगर एंड लिख रहे हो इसका मतलब सिंपल हुआ कि यहाँ पे किसका यूज करेंगे? हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो अगर आप इतनी सारी बातें याद नहीं रखना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, इस तरह से आप इसकी एक छोटी सी समरी तैयार कर सकते हैं कि सर यदि कोमा लगाने के बाद लास्ट में जाके एंड और उसके बाद फिर से कंटेंट लिखा हुआ है तो इस मोमेंट में हम बिटवीन का यूज कर लेंगे, क्योंकि पेयर आगे किसका बन रहा है? एंड का, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात हुई। बाकी ये बड़े अच्छे से अगर आप ध्यान से इसको समझना चाहते हैं तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा तो उसमें बात किसकी होगी? बात होगी ट्रीटी की, कन्वेनिएंट की, एग्रीमेंट की, आर्मिस्टिस की, एलियंस की, कॉपरेशन की। इनकी उस सेंटेंस में क्या होगी? बात होगी। जैसे कि देखिए, देयर इज एन एलियंस ब्लैंक द 4 पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब यहाँ पे एलियंस आ गया, तो एलियंस वर्ड आते ही आपने क्या कह दिया? सर
बात हो रही है समझौते की, बात हो रही है कॉपरेशन की। इट मीन्स यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया, बिटवीन। ठीक है, ऐसे देखिए देयर इज ए ट्रीटी, तो यहाँ पे फिर से वही समझौते की बात है। यहाँ पे आपने देखिए दीज फोर कंट्रीज, फोर लिखा हुआ फिर भी क्या कर रहे हैं, बिटवीन, क्योंकि किसकी बात है, ट्रीटी की। अब आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया था 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब क्या है, बहुत बार क्या होगा, बहुत बार ये होगा जहां पे 4 कंट्रीज लिखा है, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा लाइक दिस, इंडिया, इंडिया कोमा जापान, ठीक है, एंड फ्रांस, एंड फ्रांस, ठीक है, इंडिया का कोमा जापान एंड फ्रांस, एंड फ्रांस। अगर इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, एंड आ रहा है और एंड के बिहाफ पर आप किसका यूज कर देंगे, बिटवीन का यूज कर देंगे। बाकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही होगा, जब भी आपसी संधि की या समझौते की बात हो तो आप वहां पे दो से ज्यादा की बात होने पर भी किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं, क्योंकि समझौते का अर्थ है बीच में। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं अमंग के लिए, अब बात करते हैं हम अमंग के लिए। बिटवीन के सारे यूजेस अपन ने बड़े अच्छे से डिटेल से डिस्कस किए। मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, जहां पे भी कंफ्यूजन हो, जहां पे भी डाउट हो, आपको मुझसे पूछना है। सारे के सारे कंफ्यूजन आपको मेरे साथ डिस्कस करना है। हम बड़े डिटेल से प्रीपोजिशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इससे हटके आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद अभी ये मेरी बात सिर्फ आपके लिए इमेजिनेशन है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा और जब आप पूरे एग्जाम पेपर को, जितने भी ग्रामर्स की क्वेश्चंस है, जब आप उनको आके अपनी नोटबुक से मैच करेंगे, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 90, जो पूरा आपका ग्रामर का पेपर होगा उसमें 90% प्लस डिट्टो आपको आपके इन नोट्स में से मिल जाएगा। डिट्टो दैट मीन्स क्या है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब जो बाकी 10% है वो इससे बाहर नहीं होगा, वो भी इसके अंदर से होगा, वहां आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। दैट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर क्वेश्चन देता है जहां पे एक से ज्यादा लॉजिक एक साथ अप्लाई होते हैं, तो वहां पर बच्चे को अपना माइंड यूज करना होता है कि यहाँ पे क्या किया जाए। ठीक है, बाकी 90% मैं श्योर हूं इसके लिए, 90% जो क्वेश्चन है, 90% प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको आपके नोट्स में से सीधे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो मेरी बात है ये उस दिन प्रूव हो जाएगी जब आप एग्जाम देके आएंगे। और जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं पहले ही, उनको ये बात बड़े अच्छे से पता है, जो पहले मेरे साथ स्टडी कर चुके हैं, मेरी बैचेस अटेंड कर चुके हैं। ठीक है, ओके, सो आगे चलता हूं मैं। अमंग का यूज, अमंग का यूज भी हम बीच के लिए ही करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा बिटवीन यूज करते हैं आप टू के लिए। बिटवीन का यूज आप किसके लिए करते हैं, टू के लिए। वहीं पे यदि अमंग की बात हो तो अमंग क्या हो जाएगा, अमंग हो जाएगा मोर देन टू। जहां अमंग की बात आएगी अमंग क्या हो जाएगा, टू प्लस हो जाएगा, मोर देन टू की बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन टू प्लस में हम बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं, कब, जब समझौते की बात हो। ठीक है, जब भी संधि की समझौते की बात हो तो उस मूवमेंट में टू प्लस में भी हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यदि एक वस्तु या व्यक्ति दो से अधिक के बीच में उपस्थित है, दो से अधिक का मतलब टू प्लस हो गया, तो हम अमंग का यूज करते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स ब्लैंक गर्ल्स। अब यहाँ पे 2 3 डिफाइन नहीं किया गया है, जब डिफाइन नहीं किया गया तो आप मानेंगे ये मोर देन 2 है, और मोर देन 2 के लिए आप किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। शी इज सिटिंग ब्लैंक द बॉयज। आपने देखा सर यहाँ पे लिखा हुआ है द बॉयज, द बॉयज जो लिखा हुआ है क्या ये 2 है, हमने कहा सर अगर 2 होते तो 2 डिफाइन किया जाता, जब डिफाइन नहीं है दैट मीन्स ये मोर देन 2 है, और जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें मोर देन 2 लेके चलना है, और उस मोमेंट में हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल। पॉपुलर के बाद के बीच का अर्थ विथ देता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉपुलर के बाद अमंग देकर के प्रॉब्लम दी जाती है। तो अब देखो जहां पे भी नोट लिखा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जहां कहीं पे भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो और जहां कहीं पे भी आपको ये नोट लिखा हुआ मिले, तो नोट में सिर्फ वही लिखूंगा जहां मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम भूल जाएंगे। कोई भी नोट्स, स्टूडेंट, ये जो नोट्स है मैंने अपने टाइम पर अपने आप को तैयार करने के लिए बनाए, तो बेसिकली ये बात मान के चलिए आप, मैं ये सोचूंगा कि कुछ भी मिस ना हो जाए, कुछ भी मिस ना हो जाए, ऐसा कुछ मिस ना हो जाए जो मेरे एग्जाम में पूछ लिया जाए और उस टाइम में गलत करके आऊं। तो ये मान के चलिए कुछ भी मिस नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ मिलनी है, बस आपको ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ देखिए ही इज वेरी पॉपुलर,
अब बच्चे क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को तो पॉपुलर को तो भूल जाते हैं, उनको आगे मिलता है हिज फ्रेंड्स। जैसे ही उनको हिज फ्रेंड्स मिलता है वो क्या करके आ जाते हैं, अमंग करके आ जाते हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पॉपुलर वर्ड आपको मिले तो उस मोमेंट में आपको अमंग नहीं करना है बेटा। फिर मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब आपको पॉपुलर वर्ड मिले तो पॉपुलर के साथ आप विथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं फिर कह रहा हूं इस तरह के प्रश्न रेयर बच्चों के सही होते हैं, और जो रेयर बच्चे होते हैं वही टॉप 100 में होते हैं, उन्हीं के इस तरह के क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, जब वो डिटेल से स्टडी करते हैं, प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। और मेरे बच्चों से मैं यही चाहूंगा कि वो प्रॉपर स्टडी करें, वो मुझे अच्छे सिलेक्शन के साथ अच्छी रैंक भी दे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने ये बोल भी रखा है कि बेटा आपसे मुझे सिलेक्शन नहीं, मुझे आपसे रैंक चाहिए, ठीक है। और मैं चाहता हूं मैं हर बच्चे के लिए ये बात बोलूं, जब वो मुझे रिप्रेजेंट करे अपने आप को मेरे सामने कि सर बिल्कुल मैं इसके लायक हूं, मैं सिलेक्शन के लायक हूं, रैंक के लायक हूं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। स्पेशल नोट, अमन के बाद कभी भी एंड का यूज नहीं होता, क्योंकि एंड का पेयर आप किसके साथ लेके चलते हैं, बिटवीन के साथ लेके चलते हैं। जब बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है तो अमन के साथ एंड का यूज नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे देयर इज ए क्वेरल अमंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे देखिए जब आप अमंग यूज कर रहे हो तो प्रश्न उठा कि क्या अमंग के साथ एंड आएगा, हमने कहा जी एंड तो आएगा नहीं। तो अब इस मीनिंग को कैसे डिफाइन करें, क्या बॉयज और गर्ल्स में से एक को हटा दे, एंड को हटा दे, नहीं जी। जब इस तरह का मूवमेंट आ रहा तो हमें बदलाव यहाँ करना चाहिए, अमंग के प्लेस में हम क्या करेंगे, बिटवीन करेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों, इस एंड को हटा दो, लेकिन एंड को हटाने के बाद प्रश्न ये उठा कि बॉयज लिखूं या गर्ल्स लिखूं, तो इसलिए हमें वो काम करना है, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें पूरा सेंटेंस करेक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट होगा, हम अमंग की जगह क्या कर दे, बिटवीन कर दे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना ओन, ठीक है। धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट को, सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करते जा रहे हैं, सारे प्रीपोजिशन को एक एक करके। मैं फिर कह रहा हूं मेरा इस तरह से क्लास लेने का मोटिव बेटा सिर्फ इतना सा है कि कम टाइम में हम ज्यादा चीजें डिस्कस कर पाए। बाकी जितने भी आपके डाउट्स है उनका मैं अलग सेशन रख दूंगा, पर्टिकुलर सेशन रख दूंगा, जिसमें आप जितने भी प्रीपोजिशन के डाउट्स है वो आप मुझसे पर्टिकुलरली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बस प्रॉपर अच्छी तरीके से सभी के सभी पॉइंट आउट के नोट्स तैयार करने, और इस तरह से नोट्स तैयार करने हैं कि आप और आपके बच्चे उन्हीं नोट्स से पढ़े और सिलेक्शन ले, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। निम्नांकित से पहले ओन का यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ओन कहां पर प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। जैसे कि अगर आपको याद हो सबसे पहले अपन ने ऑफ पढ़ा था, ठीक है। ऑफ कहां पे प्रीफिक्स होगा, कहां सफिक्स होगा, बड़े अच्छे से हमने समझा था। तो बिल्कुल ये अच्छे से समझना है फिर से, और प्रॉपर तरीके से समझना है। ऑफ से पहले भी कुछ प्रीपोजिशन आ रहे थे, ऑफ के बाद भी कुछ प्रीपोजिशन आ रहे थे, जहां पे फ्रेजेस थे वहां पे अपन आर्टिकल भी देखते आ रहे थे। तो बहुत सारी चीजें इस प्रीपोजिशन चैप्टर से जुड़ी हुई है, और हमें सबको साथ में लेके चलना है। इसलिए लेके चलना है कि हमें प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हमें हर हाल में सही करना है। देखिए यहाँ पे ऑन डिमांड बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, मैक्सिमम बच्चों ने इस वर्ड को पहले ही डिस्कस कर रखा होता है, या मैं ये कहूँ पहले ही पढ़ रखा होता है, ठीक है। ऐसे ही देखिए ऑन ड्यूटी, ऐसे देखिए ऑन लोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन ए हंगर स्ट्राइक, ऑन द वे, ऑन द फोन। कुछ ऐसे वर्ड जो बहुत ही कॉमन से हैं, लेकिन फिर भी हमें ये कैटेगराइज इनको करके रखना है कि इनसे पहले ऑन का यूज करते हैं। ऑन माई वे टू होम, गो ऑन ए स्ट्राइक। अब देखो ये जो होम वर्ड आया है इसके साथ बहुत बड़ी बातें जुड़ी हुई है, होम और हाउस। ये दो वर्ड है जिनके साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, जो कि मैं आगे का मतलब ऐसे मान सकते हैं आप, लास्ट में मैं आपको इनके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा कि कब होम और हाउस के साथ कौन से प्रीपोजिशन फॉलो होते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ अपने को ऑन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट देखना है। गो ऑन ए स्ट्राइक, गो ऑन एन आइडेंटिफाई, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, इनडेफिनिट स्ट्राइक ये होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ऑन ए लिस्ट, ऑन ए फार्म, ऑन ए गार्ड, ऑन ए केमल, ऑन ए हॉर्स, ऑन ए जर्नी, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द रेडियो, ऑन ए टूर। अब देखो जहां पे एक बात चल रही थी अपनी पीछे की क्लासेस में कि सर रेडियो से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। अगर आपको मेरी आर्टिकल की क्लास याद हो
तो उस टाइम इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था अपना कि रेडियो से पहले कौन सा आएगा। तो भाई अगर यहाँ पे देखिए कहीं पे भी यदि प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद रेडियो की बात हो, अब प्रीपोजिशन आएगा कौन सा, तो फिक्स है कि प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑन आएगा। जब ऑन प्रीपोजिशन आए, आगे रेडियो की बात हो, तो सिंपली आपको यूज करना है किसका, द का। फिर आगे चलते हैं, ऐसे ही ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऐसे ही ऑन द सेकंड फ्लोर, ऐसे ही ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फ्रंट ऑफ ए लेटर, ऑन द बैक ऑफ ए लेटर। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ऑन लीव, ऑन ए ट्रिप, ऑन हॉलीडे, ऑन फुट, ऑन माई वे टू दिल्ली, ऑन हाउस बैग। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने, अच्छे से ध्यान में रखने। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड से करूंगा, आप अच्छे से सुनिए। और जो बच्चे मेरे साथ बोलेंगे वो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। जैसे पहला, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन ए हंगर स्ट्राइक, ऑन द वे, ऑन द फोन, ऑन माई वे टू होम, ऑन ए स्ट्राइक, on an indefinite strike, on a list, on a farm, on a guard, on a camel, on a horse, on a journey, on the left, on the right, on the radio, on a tour, on the first floor, on the second floor, on the ground floor, on the front of a letter, on the back of a paper. ठीक है, then on leave, on a trip, on foot, on my way to Delhi, on houses back, on holiday. ठीक है, तो ये कुछ 31 ऐसे वर्ड है जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम के बिहाफ पर। ठीक है, ऐसे वर्ड्स की भरमार है, ऐसे वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी लिखें। लेकिन अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इतने वर्ड्स तैयार कर लिए तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी, आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वो शब्द है जिनसे पहले आप ओन का यूज करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि इन शब्दों के बाद आप ओन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर इन शब्दों की बात करें तो सबसे पहले आता है जैसे बेस्ड ऑन। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने ये शब्द अच्छे से याद कर रखा है, या फिर मैं ये कहूँ सभी के माइंड में है। कमेंट ऑन, टिप्पणी करना। इंट्रूड ऑन, घुसपैठ करना। एनक्रोच ऑन यानी अतिक्रमण करना। एसोल्ट ऑन यानी प्रहार करना। कन्फर्ड ऑन यानी कि नवाजा जाना या प्रदान करना। ठीक है, बेस्टो ऑन यानी उपहार देना। ये बेस्टो वर्ड बहुत बार सिनोनिम में पूछा गया है, गिफ्ट का सिनोनिम आप इसे मान के चलिएगा। इंसिस्ट ऑन यानी कि आग्रह करना। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, जब हिंदी ट्रांसलेशन की बात आती है, राम ने शाम को उसकी सफलता के लिए बधाई दी। अब क्या होता है कि वहां पे एक शब्द मैंने बोला अभी, के लिए। जब मैं के लिए बोलता हूं तो बच्चे उससे जब प्रीपोजिशन के बिहाफ पर यूज करते हैं, राम ने शाम को सफलता के लिए बधाई दी, एग्जाम के रिजल्ट के लिए बधाई दी। ठीक है, के लिए शब्द के बिहाफ पर वो क्या कर देते हैं, फॉर कर देते हैं। के लिए इस शब्द के बिहाफ पर वो क्या कर देते हैं, फॉर कर देते हैं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जब भी कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड आए उसके साथ आपको क्या करना है, ओन करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। ऐसे ही परसिस्ट ऑन, ऐसे ही रिले ऑन, ऐसे ही फेलिसिटेड ऑन, ऐसे ही कम्प्लीमेंट ऑन, ऐसे ही कवरेज ऑन, ऐसे ही कंट्रोवर्सी ऑन, ऐसे ही देखिए कमेंट्स ऑन और बिगिन ऑन। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप ऑन का यूज करेंगे। मैं फिर से एक बार आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा, और जो बच्चे मेरे साथ बोलेंगे मैं फिर कहूंगा वो बहुत ही प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन है अभी के अभी याद करना। फिर से रिपीट करते हैं अपन, बेस्ड ऑन, कमेंट ऑन, इंट्रूड ऑन, एनक्रोच ऑन, एसॉल्ट ऑन, कन्फर्ड ऑन, बेस्टो ऑन, इंसिस्ट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, persist on, rely on, felicitate on, compliment on, converse on, controversy on, comments on, begin on। ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ हम किसका यूज करेंगे, इनके जस्ट बाद में हम on का यूज करते हैं। जैसे our examination are going to commence from Monday। ठीक है, यहाँ के लिए का मीनिंग आएगा
या से का मीनिंग आएगा, बट आपको करना क्या है, ओन करना है। फ्रॉम नहीं आएगा, कमेंस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आप यूज करते हैं ओन का, शुरू करना या प्रारंभ होना, ठीक है, कमेंस ऑन, ठीक है। उसके बाद देखिए कमेंस तथा बिगिन के बाद फ्रॉम देकर के एरर दी जाती है, जो कि हमने अभी देखा। तो कमेंस और बिगिन दोनों के साथ ही क्या आएगा, ओन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं, डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन। अगर मान लीजिए व्यक्ति पर आप डिपेंड है तो डिपेंड ऑन करेंगे, वस्तु पर है तो डिपेंड अपॉन करेंगे, ठीक है। तो अपॉन तब करना है जब बात किसकी हो, वस्तु की हो। काउंट ऑन यानी कि भरोसा करना, तो ये एक फ्रेज है। काउंट ऑन, रिले ऑन अपन पढ़ गए हैं अभी। रेकोन ऑन, आत्मविश्वास के साथ निर्भर रहना, ठीक है। प्रीवेल ऑन यानी राजी करना, और प्रीवेल ओवर यानी कि जीतना। तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस में राजी करने की बात है या जीतने की बात है। जब जीतने की बात हो तो ओवर करिएगा, जब राजी करने की बात हो, खुश करने की बात हो, तो क्या करना है, ओन करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वी प्रीवेल ब्लैंक हिज ब्रदर इजीली। तो यहाँ पे ये देखिए बात जीतने की चल रही है या राजी करने की चल रही है, ठीक है। हिज ब्रदर इजीली, तो यहाँ जीतने की बात नहीं है, बात राजी करने की है, और राजी करने की बात है, उस मोमेंट में क्या करना है, ऑन करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं पूरा सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेट करके क्यों नहीं बताता। तो बेटा मैं पहले ही आपको बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को, ट्रांसलेशन से आप बचे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें अगर गलती हमारी होती है तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सबसे बड़ा रीजन है गलती होने का, ठीक है। इसका रीजन ये क्यों है, ट्रांसलेशन क्यों है, क्या ट्रांसलेशन गलती करवा रहा है, तो मैं कहूंगा ट्रांसलेशन गलती नहीं करवा रहा। मैक्सिमम जो ट्रांसलेशन हम करते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जब ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रीपोजिशन के सही यूज हम नहीं देख पाते, ठीक है। के लिए जब भी बात आती है हम हमारे माइंड में वही आता है, फोर हो सकता है सर, के लिए जब भी कहीं शब्द आ गया तो फोर ही दिखता है हमें, या पर की बात हो तो एट ही दिखता है। जबकि आपको पता है ओन का मीनिंग भी पर से डिनोट हो सकता है, अच्छा एट का मीनिंग भी पर से डिनोट हो सकता है। तो भाई मैं कह रहा हूँ ट्रांसलेशन को आप अवॉइड करें। जब जरूरत होगी मैं जरूर आपसे कहूंगा बेटा कि यहाँ ट्रांसलेशन की जरूरत है, यहाँ आप ट्रांसलेशन कीजिए, अदरवाइज आपको ट्रांसलेशन को अवॉइड करना है, हमें क्वेश्चन को सही करना है। कहीं ना कहीं हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रांसलेशन करें या ना करें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का सही आंसर हमारे लिए करना। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही शब्द आता है पाउंस ऑन यानी कि उछलना, मीडिएट ऑन यानी कि विचार करना या फिर चिंतन करना, ठीक है। ऐसे ही इन्फ्लिक्ट ऑन यानी जुर्माना लगाना और पीड़ित करना। ऐसे ही देखिए ड्वेल ऑन, ड्वेल एट और ड्वेल इन। अगर जोड़ देने की बात हो, ठीक है, तो ड्वेल ऑन करते हैं। अगर वहीं पे प्लेस को डिनोट किया जा रहा है तो एट करेंगे, जब कंट्री को डिनोट किया जाएगा तो क्या करेंगे, इन करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा है, जब कंट्री की बात हो, उस मोमेंट में क्या करेंगे, उस मोमेंट में इन करना है। और जब प्लेस की बात हो तो उस मोमेंट में क्या करना है, उस मोमेंट में आप करेंगे एट, जब भी प्लेस की बात हो, ठीक है। और जब भी ऑन करना है जब भी जोड़ने की बात हो, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर ये बातें किसके रिगार्डिंग चल रही है, तो बेटा यहाँ पे ये जो ड्वेल वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। इसका अगर वर्ब के बिया पर इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अगर इसको वर्ब के बिहा पर देखें कि इस बार ड्वेल का मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ध्यान केंद्रित करना। वहीं पे यदि ऑन आप इसके साथ जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग जोड़ देना होता है। जोड़ देना का मतलब क्या है, कहने का अर्थ है जैसे खींचना। आप इसके लिए इसका एक दूसरा जो मीनिंग है वो लगा सकते हैं खींचना, खींचना, जोड़ देना, या फिर इसका मीनिंग आप ले सकते हैं खींचना, ठीक है। इसका एक दूसरा जो हिंदी मीनिंग है वो आप ले सकते हैं खींचना, ठीक है। तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। ड्वेल ऑन का मीनिंग हो सकता है जैसे पुल करना या फिर खींचना, पुल करना या फिर खींचना, ठीक है। ओके, तो आई थॉट आपको अच्छे से समझ में आ गया कब किसका मीनिंग किस तरह से डिनोट होगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। उससे पहले छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ड्वेल्स ब्लैंक आगरा। तो आपने देखा ड्वेल्स वर्ड आ रहा है सर। मैं फिर कह रहा हूं बेटा यहाँ आपको ट्रांसलेशन के बिहाफ पर नहीं देखना चीजों को, आपको देखना है प्लेस की बात आ रही है सिंपली किसका यूज करो, एट का यूज करो। कंट्री की बात आ रही है सिंपली किसका यूज करो,
इन का यूज करो, ठीक है। ना तो प्लेस की बात है और ना कंट्री की बात है, ना तो प्लेस की बात है और ना ही किसकी बात है, कंट्री की बात है। तो उस मोमेंट में क्या करना है आपको, ऑन करना है, बड़ा ही सिंपल। तो ड्वेल के साथ आप एक छोटी सा कॉन्सेप्ट जोड़ दीजिए कि यदि प्लेस की बात हो तो एट करना है, कंट्री की बात हो तो इन करना है, जब दोनों की बात नहीं हो तो क्या करना है, ऑन करना है। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। जब भी ड्वेल वर्ड आपको कहीं दिखेगा आपके माइंड में आ जाएगा सर ऑन एट इन करेंगे, ठीक है, ऑन एट इन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब मुझे ऑन एट इन से जुड़ी हुई एक बात याद आई, मैं आपके सामने वो बात भी रखता हूं। ऑन एट और इन से जुड़ी हुई एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे अपन इसको देख लेते हैं। ऑन एट और इन, बहुत बार ऐसा होता है आपको यस्टरडे और टुडे या फिर लास्ट डे, इस तरह के शब्दों से पहले आपको प्रीपोजिशन पूछा जाता है। कुछ बच्चे रट्टा मार के रखते हैं कि सर ऑन मंडे होगा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, ब्लैंक देकर टुडे लिख देगा वहां पे। अब उसने टुडे लिख दिया, ब्लैंक देकर एग्जामिनर ने लिख दिया टुडे, ठीक है, टुडे लिख दिया। तो अब इस मोमेंट में क्या होगा, आपको ध्यान रखना है यस्टरडे की बात हो या टुडे की बात हो, सभी के साथ आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। ना तो ऑन आएगा, ना एट आएगा और ना ही इन आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन की यूजेज जितने इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि कहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फीड ऑन यानी कि खिलाना, ऐसे ही म्यूज ऑन यानी विचार करना और मनन करना, ऐसे ही फान ऑन, ठीक है, या फा इसके दोनों साउंड है, चापलूसी करना। उसके बाद लाइव ऑन यानी निर्भर रहना या जीवित रहना, ऐसे ही आता है लाइव बाई। तो लाइव के साथ देखिए दो है, एक तो ऑन है और दूसरा बाई है, दोनों में निर्भर रहने की बात है। अब यहाँ पे देखिए जीवित रहना, अब एक छोटा सा हिंट दे दिया गया है। छोटा सा हिंट क्या दे दिया गया, अगर ब्रेड की बात चल रही है तो उस मोमेंट में लाइव बाई करना है, बाकी केसेस में क्या करना है, ऑन करना है, ठीक है। गीता लिव्स ऑन फिश, तो यहाँ पे ब्रेड की बात तो नहीं है, अब ब्रेड की बात नहीं है तो आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। क्योंकि मैं हर बार जो भी कुछ आपके सामने पेश करूंगा, मेरा हर बार ये नहीं होगा इंटेंशन कि बेटा इस तरह से आप देख लेना, इस तरह से ये हो जाएगा, कभी भी मैं ये बात नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसा पॉइंट उसके साथ कनेक्ट करूंगा जिससे कंफ्यूजन का लेवल 0 पर आ जाए, ठीक है, और हमें वही चाहिए। हम बहुत बार प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं फिर भी कंफ्यूजन है, वो सारे कंफ्यूजन बेटा खत्म करने हैं, ठीक है। तब आगे देखिए, आपने लाइव के साथ मैंने कहा ऑन और बाई, ब्रेड आ रहा तो बाई करना, बाकी केसेस में ऑन करना है, ठीक है। यहीं पे जैसे फिश की जगह ब्रेड लिखा होता तो क्या कर देते अपन, बाई कर देते। उसके बाद आगे चलते हैं। इम्बार्क ऑन अपॉन, दोनों सही है इसके साथ, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, प्रारंभ करना। इम्पोज ऑन यानी जुर्माना लगाना। फोकस ऑन यानी कि केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। स्पीक ऑन, स्पीक ऑफ, ठीक है, किसी सब्जेक्ट पर आप बोल रहे हैं तो ऑन करना है। समथिंग दैट मीन्स कुछ भी बोल रहे हैं, सब्जेक्ट की बात नहीं, कुछ भी आप बोल रहे हैं तो उस मोमेंट में स्पीक ऑफ करना है। दोनों के साथ अगर वर्ब की बात आई तो दोनों के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आना है, जो कि एक बेसिक सी बात है, ठीक है। माई रिजल्ट्स स्पीक ब्लैंक मी। अब आपको यहाँ ये देखना है कि बात किसकी चल रही है, बात किसकी चल रही है, क्या किसी सब्जेक्ट पर बात चल रही है या समथिंग कुछ भी बात चल रही है। आपने कहा सर सब्जेक्ट पर आप नहीं बोल रहे, सब्जेक्ट पर नहीं बोल रहे तो क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, और किसी सब्जेक्ट पर आप बोल रहे होते तो उस मोमेंट में क्या करते, ऑन। सोनिया गांधी ब्रोक डाउन वाइल स्पीकिंग ब्लैंक पॉलिटिक्स, जब वो पॉलिटिक्स पे बोल रही थी, तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिस पे सोनिया गांधी जी बोल रहे थे। तो उस मोमेंट में आपने क्या कर दिया कि जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात है जिस पे बोला जा रहा है तो उस मोमेंट में ऑन करना है, बाकी सारे केसेस में क्या करना है, ऑफ करना है। ऐसे देखिए, एवेंज ऑन रिवेंज ऑन, ये दोनों शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। दोनों का मीनिंग होता है बदला लेना, एवेंज और रिवेंज दोनों का मीनिंग क्या होता है, बदला लेना। अभी मैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं लूंगा, लेकिन जब कंफ्यूज्ड वर्ड आएगा, अपना एक चैप्टर वोकेबलरी में है कंफ्यूज्ड वर्ड, उस टाइम अपन बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एवेंज क्या होगा, रिवेंज क्या होगा,
ठीक है, इनके साथ और भी 2-3 वर्ड है जिनको अपन डिस्कस करेंगे। अभी ये याद रखना है कि एवेंज और रिवेंज दोनों के साथ किसका यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे। प्राइड के साथ ओन यूज करेंगे लेकिन प्राउड के साथ ऑफ यूज करेंगे। तो ये हो गई पुरानी बात। प्राउड वर्ड अपन पढ़ के आए थे ऑफ में, प्राउड के साथ ऑफ होता है और प्राइड के साथ क्या होता है, ओन होता है। ऐसे ही कास्ट के साथ क्या यूज करेंगे, ओन करेंगे, कास्ट ओन। ठीक है, और अगर आपको याद हो पिछले 2017 के पेपर में जिसमें हम मल्टी बने थे, उसमें कास्ट वर्ड जो है, कास्ट वर्ड जो है इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था, CASTE। उसमें एक बात आई थी CAST, कास्ट की बात। तो CAST कास्ट जो है इसका मीनिंग तो प्रसारण होता है, CAST कास्ट इसका मीनिंग तो प्रसारण होता है, लेकिन जो CASTE कास्ट है इसका मीनिंग होता है जाति। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जाति। जिसे अपन कहते हैं ना कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसमें कास्ट कौन सा आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें TE वाला कास्ट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में। उसके बाद देखिए बेंट ऑन, बेंट अपॉन। बेंट ऑन का भी यूज करेंगे जब उतारू होने की बात हो, या कोई व्यक्ति किसी कार्य पर तुला हुआ हो, या उतारू हो कि मुझे ये कार्य करना ही है। तो यहाँ पे बेंट के साथ ऑन और अपॉन दोनों के दोनों वर्ड क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही देखिए डिसाइड ऑन, तय करना, किसी वस्तु पर कुछ भी तय करना, दैट मीन डिसाइड ऑन। अटैक ऑन, आक्रमण करना किसी स्थान पर। ठीक है, किसी स्थान पर अगर आक्रमण करने की बात है तो आप क्या करेंगे, अटैक के साथ ऑन का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्नांकित वर्ब ऐसी है जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। यदि इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर देना चाहिए। जब इन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन दिया गया होता है, इसका अर्थ हो जाता है ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है। अगर बेटा आपको पुरानी क्लास याद आ रही हो, पहली क्लास आपको याद आ रही हो, तो मैंने उस टाइम आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है, अब ये कौन से वर्ब है, जैसे एवेंज ऑन, रिवेंज ऑन, प्राइड ऑन, एब्सेंट फ्रॉम, अवेल ऑफ, इंट्रोड्यूस टू, एडेप्ट टू, एक्स्टम टू, एंजॉय एट, एंजॉय इन। उस टाइम भी मैंने आपको बहुत सारे वर्ब पहले ही लिखवा दिए थे, एवेल, एडेप्ट, एंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, एब्सेंस। ये वर्ब मैं पहले ही 6 वर्ब आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका था। इसके अलावा भी जो बच गए वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। रिवेंज के साथ ओन आएगा, रिवेंज एवेंज दोनों के साथ ओन आना है। प्राइड ऑन, एब्सेंट फ्रॉम, अवेल ऑफ, इंट्रोड्यूस टू, एडेप्ट टू। अब ये एडेप्ट कौन सा है, ये ए वाला एडेप्ट है जिसका मीनिंग होता है अनुकूल बनाना। ठीक है, एक्स्टम टू, एंजॉय एट, एंजॉय इन। इसी में अवेल वर्ड भी है, तो ये देखिए अवेल ऑफ, लाभ पहुंचाना। ठीक है, या लाभप्रद होना। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड है, इनके बाद यदि प्रीपोजिशन आ रहा है मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जो बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, तो वो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसने फर्स्ट क्लास को सीरियसली अटेंड किया है। ठीक है, उनको बड़े अच्छे से पता है कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किस तरह से करेंगे, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो अब देखिए यहाँ पे ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, इसका मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे उस वर्ब के बाद में। इसलिए हमने एब्सेंटेड के बाद में क्या लिखा, देखो हिमसेल्फ फ्रॉम। क्यों लिखा, क्योंकि सेंटेंस में यदि इन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ रहा है, दैट मीन्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब क्या होगा, तब प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ये बात आपको याद होगी। ठीक है, ही एवेंस्ड ऑन हिज एनिमी, तो आपने देखा सर एवेंस्ड के साथ ओन आ रहा है, इसका मतलब प्रीपोजिशन आ गया, और प्रीपोजिशन आ गया मतलब ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे। सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस, तो ही का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं शायद उनको थोड़ा अजीब लगे सर ये क्या चल रहा है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट क्लास देख चुके हैं उनको बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, क्यों चल रहा है। ठीक है, उनको बड़े अच्छे से पता है। आगे चलते हैं। सी इंट्रोड्यूस टू द प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा सर इंट्रोड्यूस के साथ टू आ गया, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने कंडीशन रखी है कि इन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। कंपलसरी है तो क्या करेंगे, कंपलसरी है तो हम इस वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका, तो सब्जेक्ट का। शी का रिफ्लेक्सिव केस क्या बनता है, हरसेल्फ। तो ये लीजिए, शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू द प्राइम मिनिस्टर। ये सेंटेंस अब क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं, यदि सेंटेंस इंपेरेटिव में हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, अगर आपको पुरानी बात याद आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ किसका यूज करते हैं हम, योर सेल्फ का यूज करते हैं यदि सेंटेंस क्या हो, इंपेरेटिव। यही एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो वहां हमने डिस्कस किया था अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अवेल ऑफ आपने देखा तो अवेल ऑफ के बिहा पर आपने यूज कर लिया अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हर बार जब सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो आपको यूज करना है किसका, योर सेल्फ का। इन वर्ब्स को अलग से ध्यान में रखना है क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है। अगर नहीं आता तो उस मोमेंट में क्या करना है, उस मोमेंट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। जैसे एंजॉय एट द पार्टी, तो आपने कहा सर एंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पता चला ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज होगा, तो योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, अगर यही सेंटेंस में इसमें एट को हटा दूं, इस एट को हटा दूं और फिर ब्लैंक दूं और मैं कहूं एंजॉय ब्लैंक द पार्टी, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा क्योंकि जब इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आती, इसका मतलब एंजॉय व्हाट, तो यहाँ पे रिप्लाई आप कर देते हैं द पार्टी। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट जब अवेलेबल होगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रीपोजिशन नहीं आएगा जब भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, मैं फिर कह रहा हूं बेटा जहां पे भी कंफ्यूजन हो, जहां पे भी कंफ्यूजन हो मुझे रिपीट बता दीजिएगा सर यहाँ कंफ्यूजन है, मैं बड़े अच्छे से फिर से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो तथा वे एक दूसरे को स्पर्श करती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अच्छे से समझिए एक बात को। ठीक है, अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक टेबल रखा हुआ है, मान लीजिए ये एक टेबल रखा हुआ है। ठीक है, ये एक टेबल रखा हुआ है, अच्छे से समझिए, ये एक टेबल रखा हुआ है। मान लीजिए टेबल है ना, ओके। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, बस आपको समझना है कि टेबल रखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि टेबल पर एक जो केट है वो बैठी है, अभी जो केट है वो क्या कर रही है, बैठी है। अच्छे से समझना इस एग्जांपल से, क्योंकि यहाँ पे हम कौन कौन से वर्ड्स को समझ रहे हैं, तो एक है ऑन, एक है अपॉन, एक है ओवर, एक है अबव। इन सभी शब्दों को हम ढंग से समझ रहे हैं क्योंकि सभी का मीनिंग अगर मैं पूछूंगा तो सभी का मीनिंग है ऊपर, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव। सभी का मीनिंग क्या लेके चलते हैं, आप लेके चलते हैं ऊपर, तो इसको अच्छे से समझना है। अभी ये केट बैठी है, बिल्कुल मैंने कहा बैठे बैठे इसको नींद आ गई, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, कूलर चला दिया, नींद आ गई, क्या करें, कोई बात नहीं, नींद आ गई। अभी जो मूवमेंट यहाँ पे है वो है कॉन्स्टेंट मूवमेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, चीजें अभी जो फॉर्म है वो स्टैटिक फॉर्म में है। स्टैटिक का मतलब है कोई बदलाव नहीं हो रहा इसमें। अभी नींद आ रही तो बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। जब चीजें स्थिर हो, कंटेंट से जुड़ी हुई हो और ऊपर की बात हो, स्थिर हो, कंटेंट से जुड़ी हुई हो, कंटेंट का मतलब यहाँ मैं टेबल से ले रहा हूं, टेबल से जुड़ा हुआ और ऊपर की बात है, आप यूज करेंगे ऑन का, पहला पॉइंट। उसके बाद आता है अपॉन का भी यूज करेंगे। मैंने कहा ये जो केट है, ये जो केट है इसने यहाँ पे चलना शुरू कर दिया, इसने यहाँ पे चलना शुरू कर दिया। दैट मीन्स अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें अब सर मूवमेंट होना शुरू हो गया। अब ये डायनेमिक कंडीशन बन गई। जब ये डायनेमिक कंडीशन बन गई तब यूज करेंगे किसका, अपॉन का। जैसे जंप कर रही है मान लीजिए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया अपॉन का। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन देखिए, ओवर कब होगा सर। मैंने कहा ये जो केट है ये नीचे आ गई यहां से, अब यहां से इसने एक जंप किया, यहां से इसने एक जंप किया और जंप में क्या कर रही है, ये इस टेबल को क्रॉस कर रही है और ये अब यहां आ गई। ठीक है, इसने एक जंप किया और एक जंप में क्या कर रही है, टेबल को क्रॉस कर रही है। जब कंटेंट ऊपर का मीनिंग हो और क्रॉस करने की बात हो तो यूज करेंगे ओवर का। ठीक है, अब बहुत गुस्सा आ गया आपको, आप निर्दयी है, क्रूर है, दुष्ट है, इसलिए आपने इस बिल्ली को, बेचारी बिल्ली को मार दिया। मारने के बाद यहाँ पे
फिक्स आप कह रहे हैं सर बिल्कुल मैंने इसको 10 सेंटीमीटर ऊपर यहां पर मार्क के और लटका दिया, ठीक है कोई बात नहीं भाई, पहले ही बता दिया आप क्रूर है, निर्दयी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बिल्ली यहाँ पे लटक रही है, मर भी गई है बेचारी, क्या करें, क्योंकि आपको प्रीपोजिशन समझना तो पता नहीं क्या क्या करेंगे आप, ठीक है ओके। सो फाइनली आपने यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा एग्जांपल जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे बल्ब भी कह सकता हूँ, एक टेबल से 5 सेंटीमीटर ऊपर अपन ने एक बल्ब लगाया, ये भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनली अब मैं यहाँ पे ऊपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला 5 सेंटीमीटर या फिर मैं बोलूँ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है, फिक्स है। जो क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया क्या है, फिक्स है। जब ऊपर की बात हो, क्राइटेरिया फिक्स हो, तो अबव का यूज करेंगे, सिंपल। यहां पे चीजें स्पर्श नहीं होगी, यहां स्पर्श तो होगी लेकिन डायनेमिक कंडीशन होगी, यहां कंप्लीटली स्पर्श होगा और चीजों में कोई मूवमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहां अप्लाई होगा, ठीक है। आई थॉट बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया। जब कोई भी वस्तु इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, वो अगर बुक उससे कनेक्ट है तो ऑन करना है, वो बुक अगर इस तरफ उस तरफ ड्रैग आप कर रहे हो उस मोमेंट में अपोन कर रहा है, ये बुक यहाँ से फ्लो कर रही है इसके ऊपर से, तो ओवर करना है। और मैं ये कहूँ ये 5 सेंटीमीटर ऊपर आपने किसी बॉक्स में इस बुक्स को यहाँ रख दिया और आप कह रहे हो कि सर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर है, इसका मतलब फिक्स क्राइटेरिया आप डिफाइन कर रहे हो, तो क्या करना है, अबव करना है। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, अच्छे से समझना है। जहां कंफ्यूजन हो फिर से पूछना बेटा, ठीक है। तो अब सबसे पहली ओन की बात आ रही है, तो ओन से जुड़े हुए अपन ने चारों के चारों शब्दों को पढ़ लिया, ठीक है। देयर इज बुक ब्लेइंग द टेबल, टेबल के ऊपर बुक है तो ये लीजिए ओन, ठीक है। देयर इज ए कैप ब्लेइंग ऑन हिज हेड, हेड के ऊपर है जो कि स्पर्श भी है, तो क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। तो ये यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है सर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे टेबल के ऊपर हमें कैसे पता चल रहा है कि जो बुक है वो रखी हुई है, वो हो सकता है ऊपर हो, 5 सेंटीमीटर ऊपर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर डिफाइन कर देता तो मैं अबव कर देता। फिर आप कहेंगे सर ये ऊपर से हो रहा है, फेंकने की बात कर रहा हो, तो भाई कोई वर्ब तो ऐसी आती जिससे अपन ये डिनोट कर पाते कि ये ऊपर से रन करने की बात है, ऊपर से फेंकने की बात है, कोई वर्ब तो ऐसा आएगा ना। इसलिए आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में सिंपली जनरल जो थॉट है उस पर आपको काम करना है और जनरल थॉट पे काम करने पर रियल आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे देयर इज ए केप ब्लिंक ऑन हिज हेड, अब आपको पता है हेड से ऊपर स्पर्श रहेगी चीज, ठीक है, स्पर्श रहेगी और ये नहीं कि वो हेड जो है वो खुद भागती रहेगी, जो कैप है वो खुद भागती रहेगी इधर उधर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो स्टैटिक मूवमेंट में होगा। स्टैटिक का मतलब है वो फिक्स होगी, और जो फिक्स होगी नॉट मूवेबल होगी तो अपन यूज करेंगे ऊपर के लिए ऑन का, ठीक है, इसीलिए अपन ने ऑन का यूज किया। हम दिन तथा दिनांक से पहले किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 26 जनवरी, ऑन 50 अगस्त, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यदि ऑन के बाद लिखा हुआ है टुडे, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको पढ़ के बैठ जाते हैं, हम दिन तथा दिनांक से पहले, तो टुडे लिखा है तो वो कहेंगे सर यहाँ पे भी तो दिन की बात हो रही है। अरे भाई दिन की बात नहीं हो रही, यहाँ ये टुडे पर्टिकुलर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। टुडे, यस्टरडे, इनसे पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। थोड़ी देर पहले ही ऊपर मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस आपके साथ किया है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले ऑन का यूज नहीं करते, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले ऑन का यूज नहीं करते, परंतु यदि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के बाद डे अथवा डेट दी गई है तो हमें ऑन का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑन द इवनिंग ऑफ May 1st, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1st जनवरी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले आप ऑन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कब कर लेंगे, जब इनके बाद डे या डेट दी गई हो। अगर मान लीजिए ऑन मंडे अपन ने लिखा ऑन मंडे, तो ऑन मंडे ठीक है, ऑन मंडे यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैंने पूछा क्या इवनिंग से पहले प्रीपोजिशन का यूज होगा, आपने कहा सर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून तीनों से पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। लेकिन कब हो जाएगा, जब इनके बाद डेट को डिफाइन किया जा रहा हो,
ठीक है, जैसे इवनिंग लिखा आ रहा है, उसके बाद आपने क्या देखा, इवनिंग के बाद लिखा हुआ आ रहा है द 1 जनवरी, दैट मीन्स एक डेट आ गई, और डेट आ गई तो आपने यूज कर लिया किसका, ओन का। और अगर डेट नहीं आती तो आप यूज किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, बड़ा ही सिंपल है। फिर से रिपीट कर देता हूं, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून से पहले ओन का यूज नहीं करते, लेकिन कब करेंगे, जब इनके बाद डे या डेट दी गई हो। ठीक है, सिंपल। उसके बाद देखिए ओन का यूज विषय के अर्थ में करते हैं। ठीक है, जब भी कोई विषय को डिफाइन करना हो उसके मोमेंट में आप ओन का यूज करते हैं। दिस इज ए बुक ऑन हिंदू ग्रामर, तो ये जो हिंदी ग्रामर है, ये एक विषय है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ओन कि ये जो बुक है वो किस पर आधारित है, हिंदी ग्रामर पर आधारित है, या हिंदी ग्रामर की है ये बुक। दिस बुक इज ऑन महात्मा गांधी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक विषय के अर्थ में इस ओन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओन का यूज हम आधिकारिक रूप से सदस्य होने पर करते हैं। ओन का यूज हम आधिकारिक रूप से सदस्य होने पर, मान लीजिए किसी अच्छी पोस्ट पे है और आधिकारिक रूप से आप उसके मेंबर है उसके, ठीक है, तो उस मूवमेंट में भी आप किसका यूज करेंगे, ओन का। जैसे मिस्टर गुप्ता इज ऑन द सीबीआई, तो ये अपने आप में एक आधिकारिक मेंबर की बात हुई। मिस्टर रामलाल इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द एसएससी। तो जब भी आधिकारिक रूप से सदस्य की कोई भी बात हो तो उसे क्या करना है, ऑन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। जो चीजें हम ओन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, शायद आपने इससे पहले ओन के बारे में लिमिटेड चीजें पढ़ी होगी, बट आपको मैं फिर कह रहा हूं बेटा, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। जितना आप पढ़ रहे हो उससे बाहर आपको आपके एग्जाम में कुछ नहीं मिलना। आपके एग्जाम में सब कुछ आपको यहीं से मिलना है, बट आपको उसके लिए डेडिकेट होकर अच्छे से ध्यान से समझते हुए आगे चलना है। फिर आगे चलते हैं रूल नंबर 8 के लिए। ओन का यूज पर के अर्थ में साइकिल, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि से पहले किया जाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल ऑन हिज मोटरसाइकिल, ही वेंट टू मार्केट ऑन माई बाइसिकल। तो ये शायद आपने यूज पहले से पढ़ रखा है कि जब भी ट्रांसपोर्ट की बात हो, ठीक है, और ऐसे ट्रांसपोर्ट की बात हो जिनके जिनके लिए अगर बात करें, जिनके लिए अगर बात करें, जिनके लिए बात करें, जिसके लिए ये जैसे एक ट्रांसपोर्ट है, ये मान लीजिए बस है। अब आप इसके अंदर बैठेंगे, अब इसके अंदर बैठेंगे या इसके ऊपर बैठेंगे, आप कहेंगे सर अंदर बैठने की बात है यहाँ, तो इस मूवमेंट में आप ओन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, बाइक है, ये स्कूटर बाइक जो भी है, आप इसके अंदर बैठेंगे या इसके ऊपर बैठेंगे, आपने कहा सर इसके ऊपर बैठेंगे। ऊपर बैठेंगे दैट मीन्स किसका यूज होना है, ओन का। वहीं पे जीप, बस या इस तरह का कोई वर्ड होता तो उस मूवमेंट में अपन किसका यूज करते, इनका या फिर इनटू का यूज करते। ठीक है, ओके। फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट यूजेस के लिए बात करते हैं, और अगला वर्ड है अपना फोर। फोर का यूज कब होगा वो हमें समझना है। अगर फोर के यूजेस की बात करें, अगर फोर के यूजेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है फोर के लिए, ऐसे कौन से वर्ड है जिनके साथ हर बार फोर का यूज होगा। पहले उन शब्दों को देखना है और फिर आगे चलेंगे। जैसे अगर इन शब्दों की बात करें तो आता है शब्द एलिजिबल फॉर, एटोन फॉर, रिग्रेट फॉर, रिमोर्स फॉर। अगर आप नोटिस करें फर्स्ट के चार शब्द पश्चाताप करने के सेंस में। ठीक है, एलिजिबल फॉर, एटोन फॉर, रिग्रेट फॉर, रिमोर्स फॉर। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा है सर एलिजिबल फॉर, दैट मीन्स एलिजिबल होना किसी चीज के लिए, बिल्कुल उसी का मीनिंग एक और निकल के आता है, पश्चाताप करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे देखिए क्लेमर फॉर, स्यू फॉर, पेशन फॉर, प्रिपेयर फॉर। यहाँ क्लेमर का अर्थ किससे है, शिकायत से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। श्यू का अर्थ किससे है, तो निवेदन से है। पेशन लालसा, प्रिपेयर फॉर यानी तैयार रहना, रेडी फॉर यानी कि तैयार रहना, रिक्वेस्ट फॉर यानी कि अपेक्षा करना, लस्ट फॉर यानी कि वासना रखना या लालसा रखना। ठीक है, लस्ट का मीनिंग होता है इच्छा से। ठीक है, लस्ट का मीनिंग किससे है, डिजायर से, इच्छा से। ठीक है, ओके। ये वन वर्ड में सॉरी सिनोनिम्स में बहुत बार ये शब्द पूछा गया है लस्ट, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये विश से, डिजायर से जुड़ा हुआ शब्द है। लॉन्ग फॉर यानी कि कामना करना या इच्छा करना। ऐसे ही पिन फॉर, ऐसे ही विश फॉर, डिजायर फॉर, येर्न फॉर, क्रेव फॉर, क्रेविंग फॉर, कंपेंसेट फॉर, कंपेंसेशन फॉर, अमेंड्स फॉर, मेक अमेंड्स फॉर, वोट फॉर,
कैंडिडेट फॉर, कंपेंशन फॉर। ठीक है, ये सारे ऐसे वर्ड है जिनके साथ अपन फॉर का यूज करेंगे। और कौन से वर्ड है ये देखिए, कैनवास फॉर, एप्टीट्यूड फॉर, फिट फॉर, क्राई फॉर हेल्प, सब्स्टिट्यूट फॉर, एनेक्शियस फॉर और अबाउट। अगर किसी सेफ्टी के बिहाफ पर आप एनेक्शियस की बात कर रहे हैं, चिंतित होने की बात करें, तो फॉर करना है, और बाकी सभी केसेस में आपको क्या करना है, अबाउट करना है। ऐसे ही देखिए, फाइट फॉर, फाइट अगेंस्ट। अगर किसी कोज की वजह से लड़ने की बात चल रही है तो फाइट फॉर। अगर इनजस्टिस, इविल, डिजीज, सोशल मेलेडीज की वजह से लड़ने की बात चल रही है तो आपको क्या करना है, फाइट अगेंस्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही दो वर्ड है, अप्लाई फॉर और अप्लाई टू। ठीक है, अगर किसी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर कीजिए, और किसी पर्सन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अप्लाई टू करना है आपको। ऐसे ही अप्लाइज फॉर और अप्लाइज टू। अगर क्षमा याचना करने की बात है, वो भी थिंक से, या फिर मैं कहूँ डिनोट ही नहीं किया जा रहा हो तो फॉर करना है, और जब पर्सन डिनोट कर दिया जाए तो क्या करना है, फिर टू करना है। ऐसे ही देखिए, प्रे फॉर और प्रे टू। अगर पीस की बात चल रही है तो फॉर करना है, और पर्सन या गॉड की बात चल रही है तो क्या करना है, टू करना है। तो यहाँ देखिए, ही अप्लाइज्ड ब्लेइंग मिस्टेक, तो मिस्टेक की बात है इसलिए हमने क्या कर दिया, फॉर। और यहाँ गीता पर्सन की बात है इसलिए अपन ने क्या कर दिया, टू कर दिया। ऐसे ही और कौन से वर्ड है, तो थर्स्ट फॉर, टेस्ट फॉर, एक्सचेंज फॉर, फेमस फॉर, नोन फॉर, रिनाउड फॉर, नोटोरियस फॉर। और कौन से वर्ड हो सकते हैं, डिमांड फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल के साथ फोर आता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ऐसे ही पे फॉर, पिटी फॉर, सिंपैथी फॉर, थैंक फॉर, वेट फॉर, जील फॉर, जेस्ट फॉर। दोनों का मीनिंग एक ही है, एंथुसिज्म के सेंस में। सर्च फॉर, लुक फॉर, ब्लेम फॉर, बाउंड फॉर, क्वालिफाइड फॉर, वर्थ फॉर। वर्थ के साथ तो फॉर करते हैं, लेकिन वर्दी के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। पहले ये शब्द पढ़ चुके हैं। केयर फॉर, कंपिटेंट फॉर, रेमेडी फॉर, होप फॉर। ये ऐसे शब्द है जिनके साथ हमेशा हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थॉट आज के लिए ये पर्याप्त होगा। आप पूरा अच्छे से इनको नोट्स को प्रिपेयर तैयार करें, अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं कल की क्लास में और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो कल की मॉर्निंग क्लास के लिए मैं एक्सरसाइज, सिनोनिम का एक्सरसाइज जो है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। सिनोनिम का एक्सरसाइज पहले ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए उस एक्सरसाइज को। ठीक है, और सिनोनिम का एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को मैं पैरेलल लेके चल रहा हूँ। 2 सेक्शन मैंने उसके लिए बनाए हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए मिलते हैं कल की क्लास में मॉर्निंग में 6 o'clock पे, 6 AM पे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।